प्यारे दोस्तों, आज हम यहाँ पे यूपी पुलिस 2026 का कांस्टेबल के लिए यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और ये जो प्रीवियस ईयर 24 फरवरी 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसका हम यहाँ पे पूरा का पूरा प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन एज इट इज वही है जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन को लेके भी पूरा आपको अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आप ये भी समझ जाएंगे कि पेपर का लेवल क्या होता है। और घूम फिर के यही क्वेश्चन जो है मतलब थोड़ा सा बदल के टॉपिक सारे यही रहने वाले हैं। ठीक है, तो इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो ये क्लास आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम जल्दी से अपने क्लास को कर देते हैं स्टार्ट। तो देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन दिख रहा है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है। यहाँ पे हमें बताना है कि तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है। देखिए, याचक और जाचक, अक्षर और आखर, घट और घड़ा। तो याचक का जो तत्सम होता है, याचक तत्सम है और जाचक जो है वो तद्भव होता है। याचक मतलब होता है मांगने वाला, भिक्षुक या भिखारी होता है। अक्षर तो आपको सब पता ही हो क्या होता है। घट और घड़ा, घट क्या होता है, तत्सम होता है, उसका तद्भव घड़ा होता है। घड़ा मतलब वही मिट्टी का जो बर्तन होता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, भित्ति और भय, भय तो होगा नहीं। यहाँ पे जो तत्सम होता है वो भित्ति होता है। भित्ति यानी दीवार होती है, क्या जो दीवार बनी होती है घर में वो दीवार होता है। और इसका अगर हम बात करें तद्भव क्या हो जाएगा, तो इसका तद्भव जो होता है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है। सेठ का यहाँ पे हमें तत्सम बताना है। क्या सर्व होगा, या सेठ होगा, या साहूकार, या श्रेष्ठी होगा। तो सेठ का जो तत्सम होता है वो हो जाएगा श्रेष्ठी। सेठ का तत्सम श्रेष्ठी होता है। सर्व का शब होता है, सर्व का क्या होता है, सब होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं ये भी लिख दे रही हूँ, तो सब होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखिए, सरस्वती का पर्यायवाची यहाँ पे आ गया है। 3 सरस्वती के पर्यायवाची हैं। बागेश्वरी, बागेश्वरी मतलब होता है वीणावादी, मतलब वीणा की देवी यानी सरस्वती होता है। कामिनी, शारदा भी होता है, भारती भी होता है और बागेश्वरी भी होता है। तो यहाँ पे जो नहीं होगा वो कामिनी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कामिनी जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। अगला है, घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। घूमने फिरने वाला साधु, इसे अगर हम एक शब्द में उत्तर दें तो क्या कहेंगे, तो घूमने फिरने वाला साधु यानी होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ, आप लोग साइड में लिखते जाना, मैं आपका सबका मतलब बता दे रही हूँ। परिव्राजक का मतलब है स्थान स्थान भ्रमण करने वाला। ठीक है, श्रवण का मतलब होता है जैन या फिर बौद्ध साधु होते हैं। क्या होता है इसका मतलब, जल्दी से मैं लिख देती हूँ, जैन या फिर यहाँ पे बौद्ध, जैन या बौद्ध जो साधु होते हैं वो होते हैं। ठीक है, जैन या बौद्ध साधु होते हैं। ये भ्रमण का मतलब होता है। योगी का मतलब होता है योग करने वाला। तपस्वी का मतलब तप करने वाला। तो राइट आंसर जो होगा हमारा हो जाएगा परिव्राजक होता है। परिव्राजक यानी कि स्थान स्थान पर भ्रमण करने वाला, घूमने फिरने वाला साधु परिव्राजक कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म यहाँ पे दिया गया है। नियत और नियत के सही अर्थ भेद का चयन करिए। यहाँ पे नियत का अलग अर्थ होगा और नियत का अलग अर्थ होगा। अब आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। क्या भाग्य होगा, या निश्चित होगा, या इरादा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो निश्चित और इरादा हो जाएगा। नियत का मतलब होता है निश्चित और नियत का मतलब होता है इरादा। तो हमारा राइट आंसर जो है ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नियत का मतलब भाग्य या निश्चित नहीं होगा, नियत का मतलब होता है निश्चित। यहाँ पे इसका उल्टा दिया है तो ये आप लोगों को नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। ये तो गलत है ही, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पैटर्न यही रहेगा। क्वेश्चन का लेवल जो है आपका ऐसा कर सकते हैं कि जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन को घुमा फिरा के दे तो आप लोगों को ये प्रीवियस ईयर के जो प्रैक्टिस है उसको बिल्कुल कर लेना चाहिए, वैसे ही पेपर आता है। तो यहाँ पे बताना है अशुद्धि मुहावरे के संबंधी वाक्य बताना है। इसमें से कौन सा वाक्य जो है वो गलत है। ठीक है, देखिए 3 सही है, सिर्फ एक गलत होगा। तो देखिए, देश पर प्राण न्यौछावर करना सैनिक का धर्म होता है। यहाँ पे पूर्ण विराम है, बिल्कुल सही लिखा है ये। वह चुपचाप दम साधे
पड़ा रहा, दम साधे पड़ा रहा, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, अगला है यहाँ पे राधा के सारे इरादों पर पानी फिर गया, मतलब जो भी उसका इरादा था पानी फिर गया। अगला है यहाँ पे पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयां दौड़ने लगी, यहीं पे हमारी जो है गलतियां पाई गई है। यहाँ पे हवाइयां दौड़ने लगी नहीं होता है, पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, क्या होता है यहाँ पे हो जाएगा उड़ने लगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उड़ने लगी हो जाएगा। चलिए, समझ आ रहा है आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जो है स्त्रीलिंग है? देखिए, लिंग से भी पूछा गया है तो स्त्रीलिंग यहाँ पे बताना है। विहग, विहग मतलब होता है पक्षी। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग मतलब भी लिख लेंगे तो समझ आएगा। विहग मतलब पक्षी होता है, गरुड़ ये भी एक पक्षी ही है। समाधि मतलब क्या होता है? समाधि मतलब ये जो साधु संत जो होते हैं ना, साधु संत की अवस्था जो होती है वो समाधि कहलाएगा। शीशम यानी पेड़ होता है, शीशम का मतलब एक प्रकार से पेड़ होता है जो जिसका फर्नीचर वगैरह बनवाया जाता है ना, मजबूत पेड़ होता है। नर्मदा एक नदी है। साहित्य और जहाज, तो इसमें से दोनों स्त्रीलिंग बताना है। तो ये जो होते हैं ये दोनों पक्षी और गरुड़ पुल्लिंग है। जैसे आप शब्द का यूज करके समझ सकते हो कि जैसे पक्षी पेड़ पर बैठा है, अपन ऐसा बोलते हैं ना, ये नहीं सोच रहा है आपको कि पक्षी आया तो पक्षी से आपको लग रहा है कि ये स्त्रीलिंग है, तो नहीं, पक्षी पुल्लिंग होता है। समाधि और दीमक, दीमक यानी क्या होता है? दीमक यानी कीट होता है। ठीक है, क्या होता है? कीड़ा होता है, कीट होता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों स्त्रीलिंग है। और शीर्षक यानी कि पेड़ भी क्या है? पुल्लिंग होता है, लेकिन नर्मदा यहाँ पे स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? दोनों शब्दों में बोला है, ये दोनों पुल्लिंग होंगे। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से देख के समझना है। अगला है गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा? गुरु का बहुवचन बताना है। क्या गुरुए होगा? नहीं, ये तो गलत है। गुरुत्तर, ये भी नहीं होगा। गुरुजन होगा, ये भी नहीं होगा। तो गुरु का जो बहुवचन होगा वो क्या हो जाएगा? गुरुओं। क्या हो जाएगा? गुरुओं हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? कारक, अब कारक 8 कारक होते हैं। 8 कारक को आपको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है। कर्ता ने कर्म को करण से संबंध, जो भी संबंध का काक एक ही होता है, संप्रदान के लिए होता है, अपादान के लिए अपादान से होता है। मतलब जो 8 कारक होते हैं ना, बिल्कुल लाइन से आप लोगों को याद कर लेना है। मैं यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए, सेंटेंस है, गीता की बहन कल हमारे घर आएगी। गीता की बहन कल हमारे घर आएगी। रमेश, अभी इसमें कौन सा कारक है? गीता की बहन। यहाँ पे की क्या क्या होता है? संबंध कारक है। क्या है यहाँ पे? संबंध कारक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे संबंध कारक है। ठीक है, अगला है रमेश खिलौने से खेल रहा है। यहाँ पे क्या है? खिलौने से, तो यहाँ पे करण कारक आएगा। ठीक है, क्या आएगा? करण कारक आएगा, ध्यान रखिएगा। अगला है रानी पुस्तक पढ़ती है। रानी क्या करती है? पुस्तक पढ़ती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कर्म कारक है। क्या है? कर्म कारक है। और यहाँ पे मेज से पुस्तक गिरी, अब हमें पूछा क्या है? अपादान कारक। तो मेज से पुस्तक गिरी, अपादान क्या होता है? अलगाव होता है। वहां पे क्या होता है? अलग करना या अलगाव होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, से के साथ आपको क्या रखना है? अलगाव होता है। क्या होता है? अलगाव होता है या फिर अलग होता है। ठीक है, जहाँ पे अलगाव या अलग का बोध होता है, अलग दिखता है सेंटेंस में। जैसे मेज से पुस्तक गिरी, यहाँ पे गिरने की बात हो रही है। ठीक है, मेज के ऊपर से पुस्तक जो है गिर गई, अलग हो गई, तो ये अपादान जो है अलगाव को प्रदर्शित करता है, क्योंकि से करण में भी आता है, करण कारक भी है से का। तो इस प्रकार से जो अपदान होगा से तो आएगा, लेकिन वो क्या होगा? अलग या अलगाव को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। अगला है स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब यहाँ पे बताइए स्वर्णिम में कौन सा प्रत्यय है? सु तो होगा ही नहीं, क्योंकि प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय लास्ट में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। अड़म होगा क्या? बहुत सारे बच्चे अड़म कर देंगे, लेकिन यहाँ पे अड़म नहीं होगा। आप लोगों से अगर नहीं बनता है तो आप लोग ऐसा कर लीजिए, स्वर्णिम को ऐसा लिख सकते हैं, स्वर्ण लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा स्वर्ण, प्लस यहाँ पे इम आ जाएगा। ठीक है, छोटी ई दिया गया है तो स्वर्णिम आएगा। अब यहाँ पे इसमें प्रत्यय क्या है? यहाँ पे हमारा इम प्रत्यय है, तो इम इस वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इम आएगा। तो सब बाकी को विक्षेप कर लिया करो, तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा जो शब्द है ना। अगला यहाँ पे संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? संग्राम शब्द में यहाँ पे हमें मूल शब्द बताना है और उपसर्ग कौन सा ये बताना है। ठीक है, तो जो मूल शब्द होगा वो तो ग्राम हो जाएगा। ग्राम सभी में दिया गया है, ये राम है तो ये तो होगा ही नहीं। लेकिन जो यहाँ पे हमारा जो
उपसर्ग होगा वो क्या हो जाएगा, तो संग्राम का क्या होता है, यहाँ पे संग्राम का ये होता है, ठीक है, श्रम धन ग्राम होता है, ठीक, क्या होता है, श्रम धन ग्राम होता है, तो संग्राम हो जाएगा। ऑप्शन सी में राइट आंसर दिख रहा है, तो हमारा यही सही उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। ये पूरे के पूरे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अब आपको बताना है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में मैंने आपको बताया है इसकी पहचान क्या होती है, सिंपल सा आपको ध्यान रखना है। अगर शुरुआत जो है इसका प्रथम पद जो होता है प्रधान होता है, और अगर इसकी शुरुआत जो है अव्यय से होती है, अव्यय मतलब जैसे कि अगर आपको आ दिख गया, भर दिख गया, आ दिखा, भर, हर, ठीक है, और हर, प्रति दिखा, ये सारी चीजें, प्रति दिखा यहाँ पे, और यहाँ पे तथा दिखा, ये सारी चीजें अगर आपको दिख रही है सेंटेंस में, तो वहां पे क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होगा। यहाँ पे फिर आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, चुपचाप अव्ययी भाव समास लगा देना। एक चीज और याद रखना, अव्ययी भाव समास में क्या होता है, दोनों शब्द सेम होते हैं। जैसे कि अगर आपको रात और रात दिख गया, ठीक है, ये रात और रात दिखा, दोनों के बीच में योजक चिन्ह है, तो यहाँ पे भी अव्ययी भाव समास होता है। अगर यहीं पे रात और दिन दे देगा तो वो द्वंद्व समास हो जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण यहाँ पे डाक गाड़ी, डाक की गाड़ी, ये क्या हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास है, ठीक है, ध्यान रखना, ये क्या है, ये तत्पुरुष समास है। और सप्ताह जो क्या है, ये द्विगु समास है, ये क्या है, द्विगु समास है, ठीक है। प्रधानमंत्री जो है ये क्या है, मंत्री की विशेषता, मंत्री जो जिस मतलब शब्द में अगर आपको दिख रहा है कि विशेषता बताई जा रही है, वहां पे कर्मधारण समास होता है। क्या होता है, कर्मधारण समास होता है, ध्यान रखिएगा, कर्मधारण समास होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए भर से शुरू हो गया ना ये, तो ये हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। द्विगु समास में क्या होता है, प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है। द्वंद्व समास जो होता है वो दो शब्दों को जोड़ता है, जैसे दिन रात हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास क्या होता है, तत्पुरुष समास में 8 कारक आते हैं, उनके बीच संबंध दिया जाता है, जैसे डाक गाड़ी, डाक की गाड़ी हो गया, राजा पुत्र, राजा का पुत्र हो गया। और ये जो कर्मधारण समास है, विशेषता बताई जाती है, क्या बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है। यहाँ पे मंत्री की जो है वो विशेषता बताई गई है, ठीक है। मंत्री जो है वो यहाँ पे ये जो प्रधान हो जाएगा वो विशेषण है। पहला पद कर्मधारय समाज में पहला पद विशेषण होता है, और दूसरा पद जो होता है वो क्या हो, विशेष्य होता है। तो यहाँ पे प्रधान जो है वो विशेषण हो जाएगा, ठीक है। मंत्री की विशेषता बता रहे हैं प्रधान। अगला यहाँ पे तू, तुम, तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है। देखिए यहाँ पे सर्वनाम पूछा है, यहाँ पे कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम की बात कर रहा है। अब इसमें से तू, तुम, तेरा, अब देखिए उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में क्या आता है, ध्यान रखिए, उत्तम पुरुष में मैं आता है और हम आता है, ठीक, मैं हम ये उत्तम पुरुष होता है। अन्य पुरुष में क्या आता है, अन्य पुरुष में आता है यह, वह और ये और वे आता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मध्यम पुरुष में क्या आता है, ये, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मध्यम पुरुष में आता है तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, ठीक है। ये सारी चीजें क्या आती है, ये मध्यम पुरुष में आती है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये तो कोई होता ही नहीं है, ठीक है। अगला है यहाँ पे लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था जिस भी शब्द में बड़ा आ की मात्रा आ जाती है, बड़ा मतलब बड़ी मात्रा आती है, बड़ा आ नहीं बड़ी मात्रा, जैसे बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गई, बड़ा ऊ हो गया, वहां पे क्या होता है, वहां पे दीर्घ संधि होती है। क्या होता है, वहां पे दीर्घ स्वर संधि होती है, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि होती है। तो इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, लघुत्सव का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे लघु धन उत्सव, तो ये हमारा ऑप्शन इसमें दिख रहा है, लघु धन उत्सव। क्या दिख रहा है, लघु छोटा, घ में छोटी ऊ की मात्रा और ऊ, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलके घू के साथ बड़ी ऊ की मात्रा बना देंगे, तो लघु उत्सव हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विराम चिन्ह जो दो पृथक सत्ताओं या शब्दों को जोड़ता है, जो दो शब्दों को जोड़ता है, जैसे कि दो शब्दों को जोड़ना मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि दिन रात, राधा कृष्ण, राम लक्ष्मण, सीताराम, ऐसे दो शब्द है ना, उनके बीच में क्या आएगा, कौन सा, तो योजक चिन्ह के द्वारा हम जोड़ते हैं। किसके द्वारा जोड़ते हैं, योजक चिन्ह के द्वारा जोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, जैसे ये दिन हो गया, इसमें योजक चिन्ह लगा, दिन रात हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो सीता हो गया, ये सीता हो गया,
और ये राम हो गया। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, योजक चिन्ह आता है। तो इनको जोड़ने वाला जो चिन्ह होता है विराम चिन्ह, वो योजक चिन्ह होता है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल ये ऑप्शन को देख लीजिए। निर्देशक चिन्ह यानी कि डैश होता है। निर्देशक चिन्ह क्या होता है, ऐसे। योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। कुछ विशेष जानकारियां लिखनी होती है ना, तो सबसे पहले उसके बाद वहां पे लिखा जाता है। विवरण चिन्ह जो होता है वो ऐसे होता है। ये किसी चीज के बारे में कुछ बताना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये विवरण चिन्ह का यूज करके उधर उसकी जानकारी देते हैं। ठीक है, अवतरण चिन्ह यानी कि इन्वर्टेड कॉमा होता है, ये ऐसे होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सारे चिन्ह को ध्यान रखिएगा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जैसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देनी होती है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग लगा देते हैं, तो वहां पता चल जाता है कि ये जानकारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार की विशेषण है? विशेषण पूछा गया है 4 लीटर। अब 4 लीटर दूध पीता है, 4 लीटर से आप क्या समझ सकते हो, यहाँ पे क्वांटिटी की बात करी गई है। क्वांटिटी यानी कि परिणाम की बात की गई है। ठीक है, तो कौन सा विशेषण हो जाएगा, परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। परिणामवाचक विशेषण में क्या होता है, क्वांटिटी की बात होती है। जैसे 4 लीटर 4 किलो, 5 लीटर है ना, 4 ग्राम, ऐसा होता है। गुणवाचक क्या होता है, गुणवाचक विशेषण होता है जहां पे क्वालिटी की बात की जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हो अच्छा आदमी, है ना, बुरा आदमी, ये होगा बुरा आदमी। और यहाँ पे हो गया सुंदर व्यक्ति, क्या हो गया, सुंदर व्यक्ति, बदसूरत व्यक्ति, ऐसे ये सारी चीजों का अगर आ रहा है तो मतलब गुण की बात की जा रही है, किसी व्यक्ति की, किसी चीज की, तो गुणवाचक विशेषण होगा। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है एक लड़का, संख्या की बात की जाएगी, एक लड़का, दो लड़की, ऐसा कहीं पे मतलब ये संख्या की बात की जाएगी तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और इसके अलावा सार्वनामिक विशेषण क्या होगा, सार्वनामिक में सर्वनाम आ जाएगा, तो यहाँ सर्वनाम का यूज किया जाएगा। जैसे कि यह लड़का है ना, यह लड़का, वह लड़की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सार्वनामिक विशेषण आ जाएगा। तो ये आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, इस वाक्य में आकर किस प्रकार क्रिया का उदाहरण है। आकर पूछा है, बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, ये कैसी क्रिया है, तो ये है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया वो होती है जो मुख्य क्रिया के होने के पहले का बोध कराती है। मुख्य क्रिया, देखिए यहाँ पे मुख्य क्रिया जो है हमारी, वो मुख्य क्रिया है पकाएगी, यानी कि पकाना। पकाना जो है मुख्य क्रिया है, लेकिन उसके पहले हमारा यहाँ पे आकर जो है यानी कि आना, उसका पहले वर्णन किया गया है। ठीक है, उसको पहले दिखाया गया है, वो काम पहले किया गया है। बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, ठीक है, खाना पकाना उसकी मुख्य क्रिया है, लेकिन यहाँ पे जो आकर जो है, ये वाली क्रिया है, उसको पहले दिखाया गया है। ठीक है, तो पूर्वकालिक क्रिया यही होता है। यहाँ पे है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जहाँ पे मतलब दूसरों से अपना काम कराया जाए। जैसे राम ने नौकर को कहा कि मेरा कपड़ा धो दो, ठीक है, राम ने नौकर से अपना कपड़ा धुलवाया। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरों के द्वारा अपना काम किया जाता है। ठीक है, संयुक्त क्रिया वो होती है जहाँ पे दो क्रियाओं को जोड़कर एक नई क्रिया का निर्माण होता है। ये होते हैं नाम धातु क्रिया, ये होती है जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ठीक है, धातुओं के मिलने से जो क्रिया बनती है तो नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे कि संज्ञा, कोई संज्ञा हो गया तो बनवाना हो गया, ठीक है, बुढ़ापापन ऐसा हो जाएगा ना, ऐसे बनवाना हो गया, बनवाया हो गया, ठीक है, लिखवाया हो गया। तो ये लिख जो होगा वो धातु हो जाएगा, तो लिखवाना इसका नाम धातु क्रिया हो जाएगी। ठीक है, ये होता है नाम धातु क्रिया। चलिए अगला है यहाँ पे, पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, यह वाक्य किस काल का है। पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, अब यहाँ पे आपने यहीं से समझ गए होंगे कि जाएंगे, ना तो अभी गए हैं ना तो पहले जा चुके हैं, यहाँ पे जाएंगे की बात हो रही है, यानी कि भविष्य की बात हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में आप लोगों को बताना है कि आप लोगों ने इस 38 पूरे क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपसे सही बने हैं। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा, भविष्य काल हो जाएगा। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल क्या होता है, जो बातें सब वर्तमान मतलब अभी चल रही है, ठीक है, ना तो बीती है ना तो आगे वाले समय में, आने वाले समय में होगी, वो अभी चल रही है, तो सामान्य वर्तमान हो जाएगा। सामान्य भूतकाल यानी कि पास्ट में मतलब जो पहले बातें हो चुकी है तो वो क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल वो होता है जहां पे संदेह की बात होती है वर्तमान में। ठीक है, संदेह की बात होती है कि आज वर्षा होगी या नहीं होगी, ऐसा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, मुझसे पत्र लिखा गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? वाच्य का पूछा है, मुझसे पत्र लिखा गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? ठीक है, तो ये भाववाच्य होगा या कर्मवाच्य होगा या कृत्यवाच्य। कर्मवाच्य क्या होता है? जहाँ पे कर्म की प्रधानता हो, जहाँ पे जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, सबसे अच्छी इसकी पहचान क्या होता है? इसकी पहचान होता है क्या या फिर किसको। क्या या किसको में अगर आपको उत्तर मिल रहा है, ठीक है, क्या और किसको में उत्तर प्राप्त हो रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। जैसे कि पत्र राम द्वारा लिखा गया, ठीक है, पत्र जो है राम द्वारा लिखा गया, तो यहाँ पे जो जोर दिया जाएगा वो पत्र पे दिया जा रहा है। क्या लिखा गया? पत्र लिखा गया। किसको लिखा गया? पत्र को लिखा गया, ठीक है। और कृतवाच्य क्या होता है? कृतवाच्य होता है जहां पे कर्ता की प्रधानता होती है, ठीक है, कर्ता पे जोर दिया जाता है, जैसे कि राम पढ़ता है, ठीक है, राम पढ़ता है, ये हो गया हमारा राम पढ़ता। तो यहाँ पे राम जो है वो कर्ता हो जाएगा, और यहाँ पे जो है वो जैसे कि राम द्वारा पत्र लिखा गया, तो वहां पे पत्र जो है वो कर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे भाववाच्य होता है, ना तो कर्म की प्रधानता होती है ना तो कर्ता की प्रधानता होती है। वहां पे क्या होता है? भाव व्यक्ति की भाव को देखा जाता है। जैसे मुझसे पत्र लिखा गया, यहाँ पे भाव की बात की जा रही है, ठीक है, तो भाववाच्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ बताइए। घाव पर नमक छिड़कना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? पुरानी बातें दोहराना? नहीं, ये गलत हो जाएगा। किसी का मजाक उड़ाना, ये भी गलत हो जाएगा। घाव पर नमक लगाना, ये तो बिल्कुल वही हो गया जो बोला गया है। ये हो जाएगा दुखी को अधिक दुखी करना, ठीक है, पहले से तो व्यक्ति दुखी ही है, उसको तुम और ज्यादा दुखी कर रहे हो, तो घाव पर नमक छिड़कना हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आग में घी डालना। मूक का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, मूक का विलोम शब्द क्या होगा? मूक मतलब होता है शांत, मतलब ना बोलना, ठीक है। मूक यानी होता है बोलना नहीं, बिल्कुल चुपचाप रहना, तो उसका उल्टा हो जाएगा। विलोम पूछा है वाचाल, वाचाल मतलब आवश्यकता से अधिक बोलना, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेकार से बेगार। बेकार से बेगार भली लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से कौन सा है? बेकार से बेगार भली। अब यहाँ पे बताना, बेकार से बेगार, बेकार मतलब होता है निकम्मा, कुछ ना करना, तो निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेकार से बेगार भली, ठीक है, निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है, मतलब निकम्मा बैठने से अच्छा है कि तुम कुछ कर लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन कौन सा है? अद्भुत रस का, अगर आप लोगों ने रस पढ़ लिया है तो अब आप लोग यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जल्दी से आप सभी लोग बता दीजिए, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसका आप लोग स्थायी भाव बता दीजिए, ठीक है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो अद्भुत का आश्चर्य भी होता है और क्या होता है? विस्मय भी होता है, ठीक है, विस्मय होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्रोध किसका स्थायी भाव है? जल्दी बताइए। तो क्रोध जो है वो रौद्र रस का स्थायी भाव है, ठीक है, रौद्र रस का स्थायी भाव है। शोक जो है ये करुण रस का स्थायी भाव है, किसका है? करुण रस का स्थायी भाव है। और निर्वेद जो है ये शांत रस का स्थायी भाव है, ठीक है। इस प्रकार से आपको सभी रसों का स्थायी भाव याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अर्ध समात्रिक का छंद है। यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो छंद है इनमें से कौन अर्ध सममात्रिक है, ठीक है। छंद जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, वाणिक छंद होता है और एक सममात्रिक होता है और एक अर्ध सममात्रिक होता है। तो अर्ध सममात्रिक यहाँ पे आपको बताना है कौन सा होगा। तो जो दोहा होता है वो अर्ध सममात्रिक होता है। दोहा के साथ साथ यहाँ पे सोरठा को भी ध्यान रखना आप लोग, सोरठा जो होता है ये भी होता है और गीतिका भी होता है, ये क्या होते हैं? गीतिका, हरिगीतिका, ये जो होते हैं ये अर्ध सममात्रिक होती हैं। दोहा में क्या होता है? दोहा में 13 और 11 की मात्रा होती है। 13-11 यानी पहला चरण जो होता है और तीसरे चरण में 13 की मात्रा होती है, दूसरे और चौथे जो सम वाला होता है उसमें 11 की मात्रा होती है, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करोगे आप लोग रोला और चौपाई, ये क्या होते हैं? ये सममात्रिक होते हैं। क्या होते हैं? ये सममात्रिक होते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना आप लोग, सममात्रिक होते हैं। चौपाई में 16-16 मात्राएं होती है। कुंडलिया जो होता है ये मिश्रित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे जो दोहा होता है, दोहा का ही अपोजिट सोरठा होता है। सोरठा में क्या होता है? सोरठा में 11 और 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। चलिए अगला है, राम कृपा भव निशा
शिरानी में कौन सा अलंकार है? ठीक है, राम कृपा भव निशा शिरानी में अलंकार हमें बताना है श्लेष। श्लेष अलंकार में क्या होता है? श्लेष का मतलब होता है चिपकना, और श्लेष अलंकार क्या होता है? जिसमें शब्द एक ही होता है लेकिन उस एक शब्द के बहुत अलग अलग अर्थ होते हैं। ठीक है, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इसमें पानी जो है एक ही शब्द है लेकिन उसका अर्थ जो है वाक्य के साथ साथ अलग अलग होते हैं, तो श्लेष अलंकार होता है। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार में ये होता है जहाँ पे क्या होती है, तुलना की जाती है। ठीक है, दो चीजों, दो व्यक्तियों के बीच में क्या तुलना की जाती है, जैसे कि ऐसे आप लोग समझना, मुख जो है, मुख चंद्र सा सुंदर है, इसमें मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। ठीक है, तो उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार को ध्यान रखना आप लोग, जहाँ पे तुलना की बात आएगी, ठीक है, तुलना की बात आएगी, सा हो, ठीक है, मुख जो है चंद्र सा सुंदर है, इसको सही कर लेना आप लोग। तुलना की बात होगी और सा आ जाएगा। ठीक है, समान की बात हो जाएगी, मतलब समानता की बात हो जाएगी। तो ये सारी चीजें जहाँ पे होगी वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। रूपक अलंकार का होता है जहाँ पे उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। ठीक है, उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। यहाँ पे तुलना तो होता है लेकिन जो बीच में, जैसे कि मुख चंद्र सा सुंदर है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं दिखाई जाएगी, वाचक चिन्ह नहीं रहेगा वहाँ पे, वो डायरेक्ट उपमेय को उपमान मान लिया जाएगा कि मुख चंद्र है। ठीक, मुख जो है वो चंद्र है। ठीक है, उसमें कह ही रहा है कि मुख चंद्र है, चंद्र सा नहीं है, चंद्र सा नहीं है, मुख चंद्र ही है। ठीक है, और उत्प्रेक्षा अलंकार का क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में जिस शब्दों में आपको मतलब पूरा का पूरा जो वाक्य होता है, उदाहरण में अगर आपको मानो, मनु, जानो, जनु ऐसा शब्द है तो वहां पे क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, तो राम कृपा भव निशा शिरानी, इसमें अलंकार क्या है? इसमें ये बोल रहा है राम कृपा भव, भव मतलब क्या होता है? भव यानी संसार होता है। ठीक है, ध्यान रखना, भव यानी संसार होता है। तो यहाँ पे संसार को निशा, निशा मतलब रात के समान बताया गया है। ठीक है, रात के समान बताया गया है। तो समानता की बात कहाँ होती है? समानता की बात होती है उपमा अलंकार में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है हमारा हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंक का अनेकार्थी शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प में है? अंक, अंक का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? विष्णु, कामदेव, आकाश, ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं, कहीं से भी इसका संबंध नहीं है। तो अंक यानी संख्या होता है, गोद होता है ये, और नाटक का भाग भी होता है। तो अंक इसको कहा जाएगा, अंक का अनेकार्थी शब्द संख्या होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब यहाँ पे प्रफुल्लित शब्द में आपको उपसर्ग बताना है। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग पहले लगाया जाता है, शब्द के पहले लगाया जाता है, प्रत्यय जो होता है वो शब्द के बाद में लगाया जाता है। तो प्रफुल्लित शब्द में क्या उपसर्ग है? प्रफुल्लित में क्या है? प्रधन फुल्लित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा प्रफुल्लित। चलिए ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आकार या आकार के परे संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ के आने से किस संधि का विधान होता है, किस संधि का निर्माण होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे बोला है आकार या आकार के परे। ठीक है, यहाँ पे दो टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, हो सकता है अब आपसे ऐसा पूछ ले, आकार या आकार के परे संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ के आगे से किस संधि का निर्माण होगा, मतलब इसके आगे से किस संधि का निर्माण होगा, ये आपको यहाँ पे पूछा है कि आने से किस संधि का निर्माण। देखिए अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर अ हो गया यहाँ पे आ, ये जो है ए और ऐ से मिलते हैं तो क्या बनता है? यहाँ पे ऐ बनता है। ठीक है, ऐ बनता है। इसी प्रकार अ और आ हो गया। ठीक है, अ और आ जो है ओ और औ से मिलते हैं, ओ और औ, इन दोनों से मिलेंगे तो क्या बनेगा? औ बनता है। ठीक है, औ बनता है। तो अगर आपका ये वाला चीज फॉलो होती है, मतलब अगर आपके संधि जो दिया गया है शब्द में डबल डंडा की मात्रा होती है, ठीक, ऐसे मात्रा होगी अगर, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे वृद्धि संधि होता है। ठीक है, इसी का उल्टा क्या होगा? अगर ए हो गया, यहाँ पे ए हो गया और इससे कोई भिन्न स्वर मिलता है, मतलब ए भी मिल सकता है, आ भी मिल सकता है, ई, ऊ, कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, अगर ये मिलता है तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बनता है अय बनता है। क्या बनता है? अय बनता है, और यहाँ पे आय बनता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आय बनता है। इसी प्रकार जो है ओ हो गया और
अय का लेना इसको, और औ हो गया। इससे भी अगर यही सेम चीज भिन्न स्वर मिलेगा तो क्या बनेगा, औ बन जाएगा और यहाँ पे आओ बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या, ये दोनों होंगे। तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी, अयादि संधि होती है। कौन सी संधि होती है, अयादि संधि होती है। यहाँ पे लिख लेना आप लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अयादि संधि होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन में दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन आपको मैं बताती हूँ अयादि यहाँ पे संधि होगी। ठीक है, और डबल पाई जहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वृद्धि संधि होती है। क्या होता है, वृद्धि संधि होती है। ध्यान रखिएगा, डबल पाई दिखी ऊपर मतलब डबल डंडा दिखा, वृद्धि संधि होगी। और अगर आपको सेंटेंस में अय आय अव आव दिखा तो अयादि संधि होगी। जैसे कि इसका यहाँ पे एग्जाम्पल अगर आप लोग समझोगे तो नयन होगा, नयन। ठीक है, अब यहाँ पे नयन में आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, अय दिख रहा है। ठीक है, पवन हो गया, पवन हो गया। पवन में यहाँ पे आपको अव दिख रहा है तो ये हो जाएगा अयादि संधि होगा। और इसका समझ सकते हो आप लोग, सदैव हो गया। ठीक है, सदैव हो गया तो उसमें आपको डबल पाई दिख रही है, डबल ऊपर मात्रा दिख, मतलब डंडा दिख रहा है तो वृद्धि संधि। अब यहाँ पे बोला है आकार या आकार के परे संयुक्त स्वर ए आई ओ औ के आने से, मतलब अगर कोई यहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है, इसके बाद ये अगर जोड़ दिया जाए तो किस संधि का निर्माण होगा। तो अगर इसके पहले ए आय के पहले कुछ शब्द जोड़े जाते हैं, उसके बाद जो शब्द बनेगा तो क्या बनेगा, वृद्धि संधि बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि बनेगा। अगर यहीं पे बोल देता इसके आने के बाद, इसके आने के बाद, जैसे कि ये आया, इसके आने के बाद कोई भिन्न स्वर जुड़ता है तो क्या बनेगा, उसके बाद भी हमारा अयादि संधि बनेगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह घर आया या नहीं, वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा। ठीक है, पूर्ण विराम का क्या होता है, पूर्ण विराम ऐसे होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का जो साइन होता है वो ऐसे होता है, अर्ध विराम जो होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है वह घर आया या नहीं, यहाँ पे चिन्ह क्या लगा है, प्रश्नवाचक लगा है। तो ये आसानी से आप लोग इसको लगा सकते हो। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरे के पूरे विराम चिन्ह को आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। अगला क्वेश्चन है, दावा नल शब्द का अर्थ क्या होता है। दावा नल शब्द का अर्थ क्या होता है, तो जो समुद्र की आग होती है, समुद्र की आग को क्या बोला जाता है, समुद्र की आग को बोला जाता है बड़वा नल बोला जाता है। ठीक है, जंगल की जो आग होती है इसे हम कहते हैं दावा नल। ठीक है, क्या कहते हैं, दावा नल कहते हैं। ठीक है, तो घर की आग तो आगी होगी, और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जंगल की आग। जंगल की आग को क्या बोला जाता है, दावा नल कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रथम और तृतीय चरण को क्या कहा जाता है। प्रथम और तृतीय, जैसे कि पहला हो गया और तीसरा, और 1 और 3 ये क्या है, विषम है। 1 3 क्या है, विषम है। तो प्रथम और तृतीय चरण को क्या कहा जाएगा, तो मतलब कितना इजी क्वेश्चन है ना। प्रथम और तृतीय चरण को क्या कहा जाता है, विषम चरण कहा जाता है। ठीक है, 2 और 4 को क्या कहा जाएगा, 2 और 4 को कहा जाएगा सम चरण। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, काम सूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है। काम सूत्र जो है निम्नलिखित में से किसकी रचना है, भरत मुनि ऑप्शन है, कौटिल्य है, वात्स्यायन है और बाणभट्ट है। बताइए काम सूत्र जो है वो किसकी रचना है, तो काम सूत्र जो है ये वात्स्यायन की रचना है। ठीक है, वात्स्यायन ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भरत मुनि की रचना का नाम बताइए, तो भरत मुनि का आप लोग याद कर सकते हो नाट्य शास्त्र होता है, नाट्य शास्त्र जो होगा वो भरत मुनि का हो जाएगा, अर्थशास्त्र जो है ये कौटिल्य का हो जाएगा, अर्थ शास्त्र जो है ये कौटिल्य का हो जाएगा। ठीक है, और ये वात्स्यायन जो है कामसूत्र का हो जाएगा। बाणभट्ट का याद रखिएगा, बाणभट्ट का कादम्बरी होता है, कादम्बरी बहुत ज़्यादा फेमस है तो इसको याद रखिएगा, कादम्बरी हो जाएगा। और हर्ष चरित भी होता है, क्या होता है, हर्ष चरित भी होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग, कामसूत्र और इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संत कबीर की कृति कौन सी है। संत कबीर की कृति यहाँ पे बताना है कौन सी है। संत कबीर की जो कृति होती है वो कौन सी होती है। यामा जो होती है ये महादेवी वर्मा की होती है, महादेवी वर्मा की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, महादेवी वर्मा की है। ठीक है, यामा। और सूर सरावली ये तो सूरदास की है, ध्यान रखिएगा। ये किसकी है, ये सूरदास की है। ठीक है, सूरदास।
अगला है यहाँ पे संत कबीर की कृति कौन सी है, तो बीजक। बीजक जो होती है ये संत कबीर की कृति है, ठीक है। संत कबीर की कृति कौन सी है, बीजक होती है। और ये जो मृगावती होती है, मृगावती की कुबूतन होती है, क्या होती है, कुबूतन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या होती है, कुबूतन होती है। सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सही से लिख लीजिए, गड़बड़ लिखा गया है, कुतुबन होता है, ठीक है, ये होता है कुतुबन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन से हैं। मैथिली भाषा के यहाँ पे हमें प्रसिद्ध कवि के बारे में बताना है कि मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि यहाँ पे कौन से हैं। तो ये जो तुलसीदास और जायसी जो है ये अवधी भाषा के हैं, किसके हैं, अवधी भाषा के हैं, ठीक है, किसके हैं, ये अवधी भाषा के हैं, ध्यान रखिएगा, ये अवधी भाषा के हैं, ठीक है। और बिहारी लाल जो है ये ब्रज भाषा के हैं, ये किसके हैं, ये ब्रज भाषा के हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, हो सकता है आगे आपसे पूछ ले, तो ये ब्रज भाषा के हैं। तो विद्यापति जो हो जाएंगे ये मैथिली भाषा के हैं, मैथिली भाषा की, इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण क्या होता है, सिंपल सी बात है, क्रिया की विशेषता बताने वाला जो शब्द है वो क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण कहलाएगा, यानी कि क्रिया की विशेषता बताए, ठीक है। जैसे कि धीरे धीरे चलना, ठीक है, धीरे धीरे टहलना, तो चलना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगी। मतलब यहाँ पे चलना क्रिया हो गया और उसकी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नीला, तो ये एक प्रकार का विशेषण ही है, ठीक है। तो धीरे धीरे चलना ये जो हो जाएगा वो क्रिया विशेषण बताएगा, ठीक है, क्रिया विशेषण कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। अब यहाँ पे आपको कृष्ण शब्द का पर्यायवाची बताना है, ठीक है। मनोज होगा, मुरारी, श्रवण या रतिपति होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रतिपति और मनोज जो है वे कमलापति के हैं, और मुरारी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। कृष्ण जी को हम मुरारी भी बोलते हैं। इसके अलावा और यहाँ पे आप लोग याद रख सकते हो, माधव भी होता है, क्या होता है, माधव होता है, ठीक है। और यहाँ पे वासुदेव भी होता है, वासुदेव भी याद रख सकते हो आप लोग, वासुदेव भी होता है, ठीक है। और माधव हो गया, वासुदेव हो गया, ये मुरारी हो गया, ठीक है। घनश्याम भी होता है, ये भी याद रखना आप लोग, घनश्याम होता है। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे शब्द जो होते हैं कृष्ण के पर्यायवाची, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पानी और पाड़ी का अर्थ निम्नलिखित में से कौन है। यहाँ पे पानी और पाड़ी का अर्थ बताना है। पानी तो आप सबको पता होगा, पानी यानी जल, तो देखिए ऑप्शन में जल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो पानी का मतलब जल, और पाड़ी का मतलब क्या होता है, पाड़ी का मतलब यहाँ पे होता है हाथ, क्या होता है, हाथ होता है। तो ये बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी और हाथ, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द निम्नलिखित में से कौन है। जो सदा दूसरों पर संदेश करता है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो टोटल 38 हिंदी के क्वेश्चन आ रहे हैं यूपी पुलिस के एग्जाम में। तो जो सदा दूसरों पर संदेश करता है उसे क्या बोलते हैं, झगड़ालू बोलते हैं, नहीं, जो झगड़ा करने वाले को झगड़ालू कहा जाता है। दयालु किसको बोलेंगे, दयावान कोई व्यक्ति होगा, यानी कि दया करने वाले को दयालु बोला जाएगा। ईर्ष्यालु किसको बोलते हैं, जो जलनखोर होता है, जलन करने वाले जो व्यक्ति होगा उसको ईर्ष्यालु कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो सदैव दूसरे पर शंक करता है, मतलब संदेह करता है, तो उसको क्या बोला जाएगा, शंकालु बोला जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने टोटल 38 क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को किया है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे आपको बिल्कुल डिटेल से ऑप्शन को भी बताया है, तो इससे आपकी बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, क्या आपने पूरे क्वेश्चन मतलब अपने पूरे क्वेश्चन सही किए, 38 में 38 किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी कम हो रहा है तो और अच्छे से प्रैक्टिस करते जाइए। अगर आप लोगों को ये जो सीरीज है अच्छी लगती है तो मैं इसे रोज कंटिन्यू करूंगी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है।